तो गाइज इस वाले वीडियो में हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे, ठीक है। और साथ में यहाँ पे एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो कि डायमेंशनल एनालिसिस वाले क्वेश्चंस हैं, तो उसको भी थोड़ा हम लोग यहाँ पे उसके सारे सिग्निफिकेंट फिगर वाले क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के हैं, ठीक है। तो आप रिलाई कर सकते हो अच्छे तरीके से। तो और हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है उसको क्वेश्चंस करेंगे, सॉरी मतलब जो सेकंड चैप्टर होगा उसको हम लोग देखते हैं, उसको हम लोग हैंडल करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी ही हम लोग करेंगे बस खाली। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये वाला जो है आपको फंसाएगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाले सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा, सिर्फ इसमें कितना है 1 है, लिखते रहिए आप, ठीक है, 1 ही है यहाँ पे। बी वाले में आपको लग रहा है यहाँ पे देखो पावर कुछ लिखी हो तो पावर से कोई मतलब नहीं होता है, कभी कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे यूनिट्स कोई मतलब नहीं होता, यूनिट कोई भी हो आपका सिग्निफिकेंट फिगर के कोई इफेक्ट नहीं आता, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, लिखते रहिए। यहाँ पे आ जाओ, ये वाला 0 गाइस अब ये काउंट होगा, मतलब 0 जो और जो डेसिमल के राइट साइड में है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब यहाँ पे टोटल कितने आएंगे 4 आएंगे। यहाँ जाओ, यहाँ भी आपको लग रहा है तो यहाँ भी कितना मिलेगा 4 मिलेगा। यहाँ जो यहाँ भी आपको कितना मिलेगा 4 मिलेगा। बट देखो गाइस यहाँ पे ये तीनों 0 यहाँ पे नहीं होंगे, मतलब चारों 0 यहाँ पे वो काउंट नहीं किए जाएंगे, तो यहाँ पे जो आंसर आपका मिलने वाला है ये आपको 4 मिल जाएगा। क्लियर है, ये वाला 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं कि बताइए, हाँ क्वेश्चन आपको प्रॉपर पढ़ना है और स्पीड के साथ में पढ़ना है, क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ना है और स्पीड के साथ में, तभी आप इस बार नीट टैकल कर पाएंगे। थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजी बना दूँ, अगर जो आपने ड्रॉप ले लिया है अपनी लाइफ का 1 साल जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर जो वो आपको देना है MBBS के लिए, अपने ड्रीम के लिए, मतलब आपका देखो मैं आपको बता रहा हूँ, यूपी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यूपी में अगर जो आपके नंबर आ रहे हैं इस बार हैं, देखो यूपी में अगर जो आपके नंबर का इस बार आ रहे हैं, थोड़ा सा मैं प्रेडिक्ट कर दूँ आपको, 470 से लगा के अगर जो आपके 520 उसके रेंज में नंबर आ रहे हैं, तो आप ज़रूर काउंसलिंग कराइए, ज़रूर काउंसलिंग कराइए। बहुत कम रेंज है इस स्कोर की, बहुत कम रेंज है आपकी, ऑल इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ, और यूपी में तो बहुत ही कम रेंज वाले हैं, इस वाले स्कोर पे बहुत कम लोग मिलेंगे आपको, यूपी की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे ही हर स्टेट का लगभग इस सीन गया है, इस बार कट ऑफ बहुत कम जाएगा, एकदम अनप्रेडिक्टेबल कट ऑफ जाएगा, जैसा कि 2016 में गया था, तो आप बिल्कुल रिलाई कर सकते हो। और दूसरी बात, अगर जो आपने अपने जीवन का एक लास्ट मौका लिया है नीट के लिए, अपने MBBS के ड्रीम के लिए, तो मैं आपको कहूँगा कि सेलेक्टेड सोर्स पढ़िए, लाइक वो NCERT हो गई। NCERT के अलावा आप क्वेश्चंस देखो तो क्वेश्चन ठीक है, लेंदी थे क्वेश्चन, नो डाउट, ठीक है, लेकिन आप अगर जो 45 में, अब देखो नीट का लेवल वैसा आ गया कि अगर जो आपने 45 में वहाँ पे 30 भी सही कर दिए, फिजिक्स की बात मैं कर रहा हूँ, तो आप सेलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि बायो में आप खींच खांच के मेहनत करोगे तो आपका 340 330 नंबर आ ही जाएगा। 80 क्वेश्चन है, 82 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो वहाँ पे हो, और जिसका इस बार 80-82 क्वेश्चन बायो में सही हो गया तो वो इस बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट उठा लेगा। और केमिस्ट्री में अगर जो आपने 37 या 35 बना लिए हैं इस बार, ठीक है, ड्रॉप अगर जो लिया है, तो मेरी बात आप मानिए, इतना अगर जो आपने बना लिया, केमिस्ट्री की बात करूँ, आपको कोई रोक नहीं सकता है, आप श्योर सेलेक्टेड हो जाओगे अगर जो आपने बायो में 80 क्वेश्चन कर दिए। तो ये जो रेंज मैं बता रहा हूँ, यही रेंज इस बार भी रहेगा, 80 30 120, और 120 में 30 आप जोड़ो तो 155 क्वेश्चन। 155 क्वेश्चन बहुत गाइस हो गए, 155 क्वेश्चन बहुत हो गए। और अब मेरे हिसाब से भी नीट इस हिसाब से बनना भी चाहिए, नीट को पेपर भी अपना इस हिसाब से सेट करना चाहिए। रीज़न क्योंकि बहुत भसड़ मच चुकी थी यार, एक नंबर 1 रैंक पे 68 स्टूडेंट जा रहे हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। आप डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहे हो, डॉक्टर प्रोड्यूस करने के लिए एक रैंक पे आपने जो है 68 स्टूडेंट्स वहाँ पे गए हैं, डॉक्टर बने, कैसे, मतलब ये लोग क्या करेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। अरे इतना ईजी आपने कर दिया, इतना हलवा कर दिया नीट को। एक समय ऐसा था कि नीट जो है उसको सॉल्व करने में आंखें निकल आती थी, और आपने बीच में ऐसा कुछ पेपर सेट किया कि एकदम से आपने बहुत ईजी कर दिया, ठीक है। और फिर माइंड ही है यार, वहाँ पे जब अभी एक टीचर थे, बहुत ही नामी गिरामी कोचिंग आपके ऑल ओवर इंडिया की है, वो कल कट ऑफ को लेकर प्रेडिक्ट कर रहे थे, उनके यहाँ से कई लोग ऐसे थे जिनके लास्ट ईयर 650 मार्क्स लेके आए थे लास्ट ईयर, और उस बच्चे को मतलब सीट नहीं मिली थी, 650 नंबर पे सीट नहीं मिली थी, जनरल कैटेगरी का था। इस बार उसका स्कोर मालूम कितना बनना है, इस बार उसका स्कोर 370 बनना है। सोचो कितना पैनिक हुआ होगा पेपर को देख के। जो LN में, जो स्टूडेंट LN में 690 695 710 नंबर ऐसे लेके नंबर आ रहा था, उसके इस बार 370 नंबर बनना है। तो पेपर बहुत टफ आया था, आप बिल्कुल ना कहो, क्योंकि पैनिसिटी बहुत डेवलप हो गई, पेपर को देख के पैनिक बहुत हो गए, और पैनिक में कुछ समझ में नहीं आया ना, तो उन्होंने OMR सही से फिल की, और ना ही उन्होंने सही से बायो की, और टाइम मिला मुश्किल से 40 मिनट या 30 मिनट जो टाइम मिला, तो वो उसमें फिजिक्स के पूरे क्वेश्चन करने थे, और हड़बड़ी में बेचारे वो भी नहीं कर पाए, 1 या 2 क्वेश्चन किए, तो दो क्वेश्चन किए अगर जो 30 मिनट में उसने, तो 2 क्वेश्चन में उसका एक गलत भी हो गया। ऐसा देखने को मिला है, जिसके, और मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो लगभग 640 नंबर लेके आए थे, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बिल्कुल भी उस जोन में ना रखिए कि मुझे कुछ नहीं आता। अगर जो आपने इतना स्कोर किया है 470 430,
ठीक है, या जो 380, 370, 390, ये बहुत अच्छा स्कोर आपने किया है, लिटरली बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा स्कोर है ये 340, ठीक है। ये इस बार के जो पेपर है ना, बहुत से लोगों की एकदम नींदें उड़ गई थी, बहुत से लोगों की ना एनर्जी लॉस हो गई थी, पूरी चूस गई थी एनर्जी। जैसे उन्होंने पलटा, हर सेक्शन को पलटते हैं तो हर सेक्शन डिफिकल्ट लग रहा था वहाँ पे। और आपका जैसे ही एक सेक्शन, देखो मैंने भी पेपर दिए हैं, तो जैसे ही मुझे एक सेक्शन बहुत टफ लगता था तो मुझे लगता था कि चलो ठीक है सेकंड सेक्शन बहुत अच्छा होगा, तो मैं उसको मैं छूता ही नहीं था, ठीक है। सेकंड सेक्शन पे चले जाऊँ तो सेकंड सेक्शन में ऐसा होता था कि चलो ठीक है सेकंड सेक्शन कम से कम थोड़ा सा ईजी होगा, मैं कर ले जाऊँगा। लेकिन यहाँ तो सीन ही डिफरेंट था कि सेकंड सेक्शन पे आप गए तो वहाँ भी आपको डिफिकल्ट मिला, तो क्या होगा फिर? आप सोचिए उस स्टूडेंट की, जो स्टूडेंट 650 नंबर लेके आ रहा हो और उसने सोचा हो एक टारगेट की 600, मुझे इस बार 690, 695 नंबर लेके आने हैं कैसे भी करके, उसका मेंटल लेवल आप सोच सकते हैं कि कितना वो डिप्रेशन में चला गया होगा, सारी एनर्जी चली होगी, उसका दिमाग नहीं काम कर रहा होगा कि मैं करूँ क्या यहाँ पे। और ये मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो टॉपर थे, LN के टॉपर थे, ठीक है, SRG जो बैच था उनका, या अल्फा अचीवर बैच था, ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके नंबर 370, 340 ऐसे नंबर आए हैं। तो बिल्कुल जज ना करो जिनके 370, ये लोग फाइटर हैं अपनी लाइफ में, इन्होंने फाइट की है, ठीक है, खुद से फाइट की है उस टारगेट को अचीव करने के लिए। तो यू आर ए फाइटर, जेन्युइन फाइटर, रियल फाइटर हैं आप लोग, ठीक है। कभी अपने आप को कम मत आकर कि मेरा स्कोर इतना है, नहीं नहीं भैया, आपका स्कोर इतना नहीं है, ये पेपर की वजह से सब कुछ हुआ है। आपका माइंड और आपने जो फाइट वहाँ पे की है वो काबिल तारीफ आपने फाइट वहाँ पे की है, ठीक है। यहाँ पे गाइज मैं अपने चैनल पे आपको सिर्फ NCERT रिकॉल करवाऊंगा, ठीक है। NCERT के साथ साथ यहाँ पे PYQ चलेगा, उसके अलावा यहाँ पे एग्जाम्पलर चलेगा। आपका मन करे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि नोटिफिकेशन, और बाकी मैं कोई पैसा नहीं आपसे मांगूंगा पूरे साल। और ये मेरा आपसे प्रॉमिस रहा कि इस साल मैं पूरा एफर्ट दूंगा इस चैनल पे, और पूरे एफर्ट के साथ में अच्छे क्वेश्चंस में लेके आऊँगा यहाँ पे, जो आपके नीट में डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मैं पूरा दावा तो नहीं इस बार करूंगा, क्योंकि मैंने पिछली बार दावा किया था कि मेरे 45 में 45 क्वेश्चन मिलेंगे पढ़ाए हुए फिजिक्स के, लेकिन इस बार मैं दावा इसलिए, हाँ ये मैंने दावा अपने पुराने वाले चैनल पे किया था, उसमें स्ट्राइक लग गई थी, उसके सब्सक्राइबर बहुत अच्छे बढ़ रहे थे, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हो गए थे, बट उस वाले चैनल पे स्ट्राइक मार दी थी, एक बड़ी कोचिंग थी, ठीक है। तो बस फिर मैंने जब देखा कि मुझे टेलीग्राम पे कई मेरे स्टूडेंट्स ने मतलब मैसेज किया कि चैनल बनाओ आप और फिर से आप वही कंटिन्यू करो, तो बिल्कुल मैं वही एफर्ट दूंगा, जो सेम एफर्ट मैं उस वाले चैनल पे दे रहा था वही मैं इस न्यू चैनल पे दूंगा। तो अगर जो आपका मन करे, और एक पैसा नहीं लूँगा यहाँ पे मैं, ठीक है। और मेरा कंटेंट, वो टेलीग्राम पे जितने लोग जुड़े हैं तो उनसे आप बात कर लेना, उन्होंने कंटेंट देखा है मेरा, ठीक है, इसीलिए वो ज्वाइन किए वहाँ पे, और डिस्कशन भी बहुत हेल्दी चलता वहाँ पे है। हेल्दी का मतलब ओनली जो है वहाँ पे सिलेक्टेड इन्वायरमेंट मैंने बना के रखा हुआ है, और सिलेक्टेड इन्वायरमेंट वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं सारे सीरियस स्टूडेंट हैं और सारे MBBS करना चाहते हैं, ठीक है, एक ड्रीम लेके बैठे हुए हैं अपना। और देखना उस टेलीग्राम चैनल से कई लोग सेलेक्ट भी होंगे इस बार, ठीक है। तो अगर जो आपका मन करे तो आप आराम से सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिकेशन के लिए सिर्फ, और क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे सिर्फ NCERT एग्जाम्पल्स, इंटेक्स वाले और क्या उसको बोलते हैं एग्जाम्पलर वाले, ऐसे ही क्वेश्चंस में करवाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपका मन करे तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो डायमेंशनल एनालिसिस, यहाँ पे गाइस कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि जो डायमेंशनल एनालिसिस के लिए यहाँ पे जो एक पॉइंट बहुत सुपर पॉइंट मुझे लगा, तो वो मैं आपसे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस ज़रूर करना चाहूँगा। रीज़न इज़ दैट ये पॉइंट ही अपने आप में बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। और इस पॉइंट को स्टेटमेंट वाइज करके पूछा जा सकता है, NCERT में पॉइंट दिया हुआ है कैसे, इसको जरा पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है यहाँ पे, और इसके नीचे फिर इसी कॉन्सेप्ट पे बेस यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया है, न्यूमेरिकल भी दिया है। पढ़ो जरा इस स्टेटमेंट को। इफ़ एन इक्वेशन फेल्स दिस कंसिस्टेंसी टेस्ट, बताऊंगा मैं कौन सा कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए बोल रहा लाइन, इट इज प्रूव्ड रॉन्ग, ठीक है, बट इफ इट इज पासेस इट इज नॉट प्रूव्ड राइट। चलो ठीक है, ये बात हमको पल्ले नहीं पड़ी, हम जरा दूसरी लैंग्वेज में इसको पढ़ते हैं। इसी स्टेटमेंट को उन्होंने सेकंड लाइन में समझाया अच्छे वे से। दस इस प्रकार ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट टू बी एक्चुअली एन एग्जैक्ट करेक्ट इक्वेशन। मतलब इन्होंने ये कहा है कि कोई भी इक्वेशन अगर जो डायमेंशनली करेक्ट है तो वो एक्चुअल में करेक्ट हो, समझ रहे हो। अभी मैं इसका एग्जांपल भी दूंगा, NCERT ने इसका एग्जांपल दिया। मतलब उन्होंने ये कहा है कि कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो बट वो एक्चुअल में करेक्ट है, ये कोई गारंटी नहीं है, कोई 100% फैक्ट नहीं है। लेकिन बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली कि डायमेंशनली रॉन्ग यानी इनकरेक्ट आर इनकंसिस्टेंस इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग, मस्ट बी, यहाँ पे मस्ट वाला टर्म यूज पकड़ो यहाँ पे NCERT का। इन्होंने बोला कि अगर जो कोई इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग हो गई तो 100% वो इक्वेशन रॉन्ग मानी जाएगी, 100% वो इनकंसिस्टेंस मानी जाएगी या इनकरेक्ट मानी जाएगी। बात समझ में आ गई? आगे यहाँ पे देखो जरा, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा।
एग्जाम्पल दिया एनसीईआरटी ने, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू mgh, वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी, v इज द वेलोसिटी, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज द हाइट। चेक वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट आर नॉट। ठीक है, ये हम लोग चेक करेंगे भी यहाँ पे। ठीक है, डायमेंशनली बस खाली पूछा है, तो ठीक है पहले यहीं पे हम लोग चेक कर लेते हैं। ये तो मास हो गया मतलब m हो गया, और यहाँ पे वेलोसिटी मतलब एल टी की पावर -1 हो गया, तो एल टी की पावर -1 और इसी का हमने कर दिया स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जरा हम लोग लिखते हैं सही से, तो ये हो जाएगा ml2 और यहाँ पे ये टी की पावर -2। ठीक है, इधर का तो हमने लिख लिया, मतलब LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड का हमने डायमेंशन लिखा। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ गाइस, ये हमारा m हो गया। ठीक है, और g मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब हो गया LT की पावर -2, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक्सेलरेशन है, और ये हम लोग जानते हैं अच्छे तरीके से, और h हमारी एक हाइट है, तो इसको हम लोग लेंथ के टर्म में मेजर करेंगे, मतलब यहाँ पे l हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में आया था, मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखना जरा यहाँ पे, ये हमारा मिला था ml2 t की पावर -2। ओके, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा ml2 और यहाँ पे ये t की पावर -2 बिल्कुल, और दोनों यहाँ पे हमारी बात मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ आ रही है वही हमारी राइट हैंड साइड में आ रही है। तो ये डायमेंशनली क्या है, आपकी करेक्ट है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये करेक्ट इक्वेशन भी हो। क्लियर है, जरूरी नहीं यहाँ पे है। तो जरा इसकी हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखो थ्योरी में क्या हमने बताए हैं, द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड आर, ठीक है यहाँ पे, और यहाँ पे द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर द सेम एंड हेंस इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट। उन्होंने कहा कि इक्वेशन जो ये है डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये इक्वेशन करेक्ट हो, मतलब ये फार्मूला करेक्ट हो। ठीक है, लेकिन करेक्ट है, रीजन क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है वर्क एनर्जी थ्योरम से, वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv²। लेकिन क्या हम लोग डायमेंशनल फार्मूला में हाफ या थीटा या पाई वगैरह ये सब यूज़ करते हैं? बिल्कुल नहीं यूज़ करते हैं। तो हमें डायमेंशन इक्वेशन मतलब डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन हमें कभी कभी पूरा प्योर फार्मूला नहीं बता सकती है कि इसका करेक्ट फार्मूला यही है। क्लियर, ये बात यहाँ पे क्वेश्चन ये बता रहा है और क्लियर हो गई होगी हमको लग रहा है। क्लियर है, और ये स्टेटमेंट वाइज आपसे पूछा जा सकता है। अगला यहाँ पे देखो यहाँ पे जरा, द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज J इक्वल टू किलोग्राम और मीटर स्क्वायर और वो सेकंड -2, दैट ऑफ स्पीड V इज मीटर पर सेकंड एंड ऑफ एक्सेलरेशन A इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विच आर द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी गिवन बिलो, कैन यू रूल आउट का मतलब वायलेट, मतलब ये गलत है। रूल आउट का मतलब इन्होंने फिर से पढ़ो इसको, विच आर द फार्मूला ऑफ द काइनेटिक एनर्जी गिवन बिलो, कैन यू रूल आउट, कौन सा फार्मूला आप रूल आउट कर सकते हो काइनेटिक एनर्जी का ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल आर्ग्यूमेंट। समझे, इस टाइप के गाइस क्वेश्चन आपसे सिर्फ इन्होंने डायमेंशनल आर्ग्यूमेंट पे पूछा है कि कौन सा फॉर्मूला आप रूल आउट कर सकते हो, मतलब इनकरेक्ट बता सकते हो, ये बात यहाँ पे बोली है। ठीक है, इसको जरा देखो, तो काइनेटिक एनर्जी को सभी लोग जानते हैं एनर्जी है, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ml2 t की पावर -2। और जो लोग ऐसे क्वेश्चंस को हल्के में ले रहे हैं, तो आप समझ लो कि बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। ऐसे क्वेश्चंस को आपको हल्के में बिल्कुल लेके नहीं जाना है। v यहाँ पे हमको पता चल गया था क्या है, हमारी वेलोसिटी है। m2 मतलब यहाँ पे m2 हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आपने m2 देखा, यहाँ पे m है, m की पावर 1 है, और यहाँ पे m की पावर 2 आ गए, तो मतलब ये हमारा रूल आउट हो गया। पहला वाला बिल्कुल गलत हो गया, पहला वाला। दूसरे वाले पे आते, दूसरे वाले में सही लग रहा है, k इक्वल टू हाफ mv², बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी का यही फॉर्मूला हो, तो ये हमें सही लग रहा है बिल्कुल। k इक्वल टू ma अभी देखते हैं हम लोग हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी, ml2 t की पावर -2। ठीक, यहाँ पे आ जाओ ma, तो m हो गया, और हमारा ये हो जाएगा ml t की पावर -2, तो ये भी रूल आउट हो गया आपका। क्लियर है, मतलब ए वाला रूल आउट हुआ और सी वाला रूल आउट हो गया यहाँ से हमारा। रीजन क्योंकि हमें ये चीज़ मिली नहीं रही यहाँ पे, जो ml2 t की पावर -2, यहाँ पे हमें ml t की पावर -2 मिल रहा है। यहाँ पे आ जाओ, इन्होंने डायमेंशनली गाइस पूछा है, अब इन्होंने 3/16 रख दिया। क्लियर है, यहाँ पे देखो डायमेंशनली पूछा, तो गाइस ये वाला आपका सही नहीं लग रहा है बिल्कुल। हमें भाई इससे क्या मतलब, हमें सिर्फ डायमेंशनली फॉर्मूला को चेक करना है ना, समझ रहे हो। ऐसे क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे, इस बार आपसे पूछेंगे, चाहे यही क्वेश्चन उठा के रख देंगे वहाँ पे, और आपसे पूछेंगे बताइए कौन सा इसमें डायमेंशनल इक्वेशन जो है रूल आउट हो रहा है, वायलेट हो रहा है, मतलब डायमेंशनल जो एप्लीकेशंस या होते हैं उनको कौन वायलेट कर रहा है। यहाँ पे आ जाओ, k इक्वल टू हाफ mv² प्लस ma अभी हम लोगों ने देखा था। तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ या घटा उन्हीं को सकते हैं जिनके डायमेंशनल इक्वेशंस क्या होते हैं, हमारे एग्जैक्ट करेक्ट होते हैं, जो राइट होते हैं। ठीक है, हम उन्हीं को बस खाली जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से जरा, हाँ, तो हमने जो रूल आउट किया है यहाँ से, ए और सी को रूल आउट किया है।
ये वाला भी हम रूल आउट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने MA के डायमेंशंस देखा जो कि हमें बराबर नहीं मिल रहे थे। हाँ, ये मिल रहा है हाफ MB² प्लस, लेकिन ये जो प्लस है यहाँ पे आ गया, इसको हम लोग नहीं मान सकते। और दूसरी बात है, जोड़ या घटा उन्हीं हो सकते हैं जिनके डायमेंशनल इक्वेशन आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ध्यान देना अच्छे तरीके से। आ जाओ, बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन गाइस है, यहीं से सारी आपकी डायमेंशनल वाली चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज के बाद आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो मैंने आपको बता दिया। नीट 26 तक रिलाई कर सकते हो इस चीज़ पे, और मैं क्वेश्चंस भी आपको दिखा दूंगा NCERT एग्जाम्पलर में। यहाँ पे आ जाओ, एवरी करेक्ट फार्मूला आर इक्वेशन मस्ट हैव द सेम डायमेंशन ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। पहली बात हम लोगों ने पढ़ रखी है। Also only quantities with the same physical dimension, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना, कैन बी एडेड आर सब्सट्रैक्टेड। ठीक है, मतलब कहने का इन्होंने है कि सेम फिजिकल डायमेंशंस वाली क्वांटिटी को ही हम लोग ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। समझ में आया? जो अभी लास्ट वाला पॉइंट हमने दिखाया था वही चीज़ है। द डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटी ऑन द राइट हैंड साइड M2 L3 T की पावर -3 फॉर A, ML2 T की पावर -2 फॉर B एंड ML2, अभी हम लोगों ने सब कुछ देखा था यहाँ पे, फॉर C द क्वांटिटी ऑन द राइट साइड ऑफ E हैज नो प्रॉपर डायमेंशंस सिंस टू क्वांटिटीज ऑफ द डिफरेंट डायमेंशंस हैव बीन एडेड। यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे कोई प्रॉपर डायमेंशन नहीं इन केस ऑफ A, क्योंकि दो क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस हैव बीन एडेड। तो यहाँ पे दो अलग अलग डिफरेंट डायमेंशंस को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, तो ये बात तो गलत है। हमने क्या बोला था अभी आपसे कि डायमेंशनली करेक्ट जो इक्वेशंस होगी उन्हीं को हम लोग जोड़ या घटा सकते हैं, तो ये बात तो गलत होगी, वायलेट कर रहा है यहाँ पे। ई वाला भी वायलेट कर गया। क्लियर है? आगे आ जाओ, देखो लास्ट में पढ़ो अच्छे तरीके से। लास्ट में लिखा है द करेक्ट फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाई ओनली बी। ठीक है, इन्होंने यहाँ वाला सिर्फ माना है, इसको भी नहीं गाइस माना है, क्योंकि अब देखो, अब जरा इस क्वेश्चन को देखना, अभी इस क्वेश्चन को देखना, यहाँ पे लाइन पकड़ना अच्छे तरीके से। विच ऑफ द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी गिवन बिलो कैन यू रूल्ड आउट ऑन द बेसिस। तो रूल्ड आउट आप कौन से कर सकते हो? सभी कर सकते हो, मतलब ये वाला भी कर सकते हो, ये वाला भी कर सकते, सॉरी बी नहीं कर सकते हो, सी वाला भी कर सकते हो, डी वाला भी कर सकते हो, और साथ में ई वाला भी कर सकते हो, मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाले। अब ये आपको देखने से लगा कि यार ये तो फिजिकली से वो डायमेंशनली करेक्ट लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में आपका जब ये क्वेश्चन कभी भी पूछा जाएगा नीट के अंदर, तो आपको इसको भी रूल आउट करना, मतलब आपको मानना है कि फिजिकली फॉर्मूला ये पूछ रहा है। फिजिकल का मतलब जैसे कि अगर जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो 2mgh, तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट फॉर्मूला हो गया। अगर उसने डायमेंशनली करेक्ट या इनकरेक्ट बोला है, तो आप पाई नंबर थीटा इनका भी ध्यान रखोगे डायमेंशनल फार्मूला में, और ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, NCERT ने साफ साफ चिल्ला के बोला इस चीज को है। और ऐड या सब्सट्रैक्ट उन्हीं क्वांटिटी को हम लोग कर सकते हैं जिनके डायमेंशनल फार्मूला क्या होते हैं, हमारे करेक्ट होते हैं। हाफ MB², तो ठीक करेक्ट लग रहा था इसका, ये ऐड हो जाएगा, बट MA जो हमारा है ये हमारा इनकरेक्ट लग रहा है। यहाँ से क्लियर हो गई यहाँ पे बात। यहाँ पे आ जाओ, ओके, यहाँ पे आ जाओ, K हैज द डायमेंशंस ऑफ ML2, ये सभी लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी की एनर्जी है। ठीक है, फार्मूला A, C एंड E आर रूल्ड आउट। यहाँ पे लिखा A, C एंड E आर रूल्ड आउट। ठीक है, नोट दैट डायमेंशनल आर्गुमेंट कैन नॉट टेल विच ऑफ टू B और D इज द करेक्ट फार्मूला। करेक्ट फार्मूला वाली बात यहाँ पे आ गई। फॉर दिस B और D में करेक्ट फार्मूला नहीं है, देखो ध्यान से। अच्छा, एक मिनट, B में हाफ MB² है, D में क्या है 3/16 वाला है। यहाँ पे पढ़ो फिर से एक बार इसको। Note that dimensional argument cannot tell which of the two B or D is the correct formula. For this, one must turn to actual definition of kinetic energy C chapter number 1. देखो बात भी क्लियर उसने कर दी कि हम लोग डायमेंशनल आर्गुमेंट से ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सा करेक्ट फॉर्मूला हमारा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल डेफिनेशन आपको देखनी पड़ेगी काइनेटिक एनर्जी की, और जो कि आपको ये चीज आपको वेल नोन होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी की एक्चुअल इक्वेशन क्या होती है, दैट इज हाफ MB²। तभी आप कह सकते हो कि ये वायलेट नहीं कर रहा है या रूल आउट नहीं कर रहा है डायमेंशनल एनालिसिस को। मतलब अगर जो आप इसको 2/5 MB² लिख दो तो ठीक है, आपको लग रहा है कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, लेकिन क्वेश्चन में अगर जो कभी ऐसा आया 2/5 या 3/16 लिख के, 3/16 NCERT में दिया है, तो इसको आप रूल आउट मानोगे इस चीज को। NCERT ने चीख के बोला है कि आप बेसिक जो वो काइनेटिक एनर्जी की जो फॉर्मूला या डेफिनेशन होती है उसको पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि B और D में कंफ्यूजन आपको लग रहा है कि भाई उसमें हाफ MB² नीचे 3/16 दिया हुआ D वाले में, तो आपको बेसिक डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा, तभी आप इसको जज कर पाओगे। मतलब कहने का उसना सिंपल सी बात है कि आपको एक्चुअल फार्मूला भी पता होना चाहिए। एक्चुअल फार्मूला समझ रहे हो? तो यहाँ पे रूल आउट कौन कौन सा हो गया, A हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया। क्लियर, इतने रूल आउट हो गए, बस B यहाँ पे बचा जो कि आपका डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है।
क्लियर है। यहाँ पे क्यों हुआ, यहाँ मैंने आपको बता दिया कि जोड़ा या घटाया उन्हीं को सकता है जिनके डायमेंशनल फॉर्मूला आपस में क्या हो, इक्वल हों, इक्वेट करते हों। बताइए गाइस कितना आपको समझ में आया यहाँ पे। अगर जो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो यार, थोड़ा सा मोटिवेशन दो हमको, तो ऐसे ही मैं आपको। और हाँ, बिल्कुल मत कहना कि ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मैंने पूरा ऑपरेशन करके बताया है, आप उठा के देख लेना, पिछले कम से कम 6 साल के पेपर उठा के देखना, इन्हीं पॉइंट से आपको क्वेश्चन मिलेगा। दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरी बात मत मानना आप, ठीक है। जेईई मेंस तक के मैं बता रहा हूँ आपको, जेईई मेंस का अगर जो आप 2025 तक देखिए, ठीक है, वहां तक ये चीजें लागू हुई है जो मैंने अभी जस्ट मैंने आपको बताई, बस उन्होंने शब्दों में चीजें समझाई हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि यार क्वेश्चन है बड़ा इजी, हालांकि शब्दों का गेम यहाँ भी खेला गया है, एनसीईआरटी के द्वारा भी खेला गया है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊंगा, इसके बाद में जो एनसीईआरटी फिजिक्स का होगा वो आप लोग देखना पूरा। ये अगर जो समझ में आया, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना यार, ठीक है, मोटिवेशन दे देना मुझे, मजा आ जाएगा फिर, ठीक है। ऐसे वीडियो लेके मैं आऊँगा आपके लिए। चलिए ठीक, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ में।